बच्चों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है लाग्रांज थ्योरम एवं उसकी उपमेय। तो सबसे पहले हम लाग्रांज थ्योरम को लिखते हैं। ये कोसेट डिकम्पोजिशन पर आधारित है। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। मान लीजिए जी एक परिमित समूह है और एच इसका उपसमूह है एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन द ऑर्डर ऑफ एच is a divisor of the order of G। फिर से स्टेटमेंट सुन लीजिए। इफ G is a finite group and H is a subgroup of G, then order of H is a divisor of the order of G। थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। दिस इज ऑर्डर ऑफ जी। यदि जी एक परिमित समूह है तथा एच उसका उपसमूह है, निश्चित है ये भी परिमित भी होगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इसका उपसमूह है जी का। तब एच की जो कोटि है वह समूह कोटि को विभाजित करेगी या समूह की कोटि का विभाजक होगी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए that G is a finite group। मान लीजिए G एक परिमित समूह है और उसकी कोटि n है। इट्स ऑर्डर इज n, दैट इज ऑर्डर ऑफ G इक्वल n। n एक परिमित समूह, H is a finite group and its order is n। तो G को हमने परिमित माना है और उसकी कोटि हमने मानी n है और एंड H is a subgroup of G with order H, that is order of H equal n। तो जो हमें थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है कि G फाइनाइट ग्रुप है, वो हमने मान लिया कि G हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है और H सब ग्रुप भी मान लिया हमने। चूँकि परिमित है इसलिए इसकी कोटि भी परिमित होगी, इसलिए हमने कह दिया कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल n और H चूँकि इसका सब ग्रुप है तो ये भी परिमित होगा ही। हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर m है क्योंकि हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z। तो वी हैव टू शो दैट हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z आर m, इसको अनडिव करते हैं हम, r n डिवाइड्स m। डिवाइड करता है तो उसके लिए एक वर्टिकल लाइन आएगी, जैसे ऑर्डर h वर्टिकल लाइन ऑर्डर ऑफ g। तो यहाँ मान लेते हैं कि कुछ h के एलिमेंट्स मान लेंगे और निश्चित है h के एलिमेंट्स हम m ही मानेंगे। सो लेट h इक्वल h1 h2 H3 एंड सो ऑन HM। मान लीजिए कि H में M एलिमेंट्स हैं। अब कोसेट डिकम्पोजिशन से आपने देखा था कि हम किसी भी ग्रुप को इसके कोसेट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब इसके सहसमुच्चयों के यूनियन के रूप में समूह को लिख सकते हैं। तो हम प्रूफ भी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि लेट A बिलोंग्स टू G, A कोई G का अवयव है, देन H इक्वल H1A
comma H2A, comma H3A एंड सो ऑन, comma HMA, मतलब H के सभी एलिमेंट्स को हमने A से कंपोजिशन ले लिया. सो हियर वी क्लेम दैट ऑल दीज M एलिमेंट्स ऑफ HA आर डिफरेंट. मतलब हम बताते हैं कि HA के क्लेम करते हैं कि HA के जो M अवयव हैं वो सभी अलग अलग हैं, कोई भी दो बराबर नहीं हैं. क्योंकि यदि बराबर हुए, फॉर इफ HIA इक्वल HJA, फॉर I इज नॉट इक्वल टू J. मान लीजिए I बराबर नहीं है J और HI बराबर HJ है. इससे क्या मिलेगा आपको? HI इक्वल HJ. कैसे? हम लोगों ने प्रूफ किया था बाई राइट कैंसलेशन लॉ. जबकि हम ग्रुप पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ ये बताया था कि ग्रुप में कैंसलेशन लॉ होता है. सो बाई राइट कैंसलेशन लॉ ए को कैंसिल कर देंगे तो मिला HI इक्वल HJ, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट H हैव M डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो कि इस फैक्ट के विरोध में है कि H के M अलग अलग अवयव हैं. Therefore HIA is not equals to HJA. तो HA में इस प्रकार कितने मेंबर्स हो गए? M मेंबर्स हो गए. सो HA हैव as M distinct members. So thus every right कोसेट ऑफ H इन G. इस प्रकार से हम कोई दूसरा भी राइट कोसेट बनाएंगे, मान लीजिए H का G में, तो उसमें भी कितने मेंबर्स होंगे? हैज़ M डिस्टिंक्ट मेंबर्स. क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ कि कैसे थ्योरम प्रूफ की हुई है कि एनी टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ H इन G आर डिसजॉइंट. थ्योरम प्रूफ की थी कि टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट. दो दक्षिण सह समुच्चय या तो बराबर होंगे या असंयुक्त होंगे. दैट इज दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन. अतः उनमें मतलब उनमें राइट कोसेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. तो मान लीजिए इस प्रकार से हम अलग अलग कोसेट्स बनाते हैं, है ना. मान लीजिए हम HA बनाया, फिर HB बनाया, HC बनाया, है ना. इन जनरल हम इसके एलिमेंट को मान लीजिए A लेने के बजाय हम इसको A1 A2 A3 कर देते हैं. तो सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप, परिमित समूह है, तो अलग अलग इसके दक्षिण सह समुच्चय की समुच्चय भी G के अलग अलग दक्षिण सह समुच्चय मतलब राइट कोसेट्स की संख्या G में भी परिमित होगी. और मान लीजिए परिमित संख्या K के इक्वल है, तो इन सभी के कोसेट्स का यूनियन, कौन से के कोसेट्स? जो दक्षिण सह समुच्चय बनाया. जैसे A बनाया, मान लीजिए एक कोसेट हमने A1 बनाया, दूसरा कोसेट हमने A2 बनाया, है ना. हाँ, अभी हम का यूनियन हम इसका बाद में दिखाएंगे, तो इसको हम यहाँ यूनियन को अलग कर देते हैं. तो एक दक्षिण सह समुच्चय हमने बनाया HA1, दूसरा HA2, तीसरा HA3 एंड सो ऑन HAK. फिर से सुन लीजिए आप कि एक हमने कोसेट बनाया पहले HA, दिखाया कि M इसमें डिस्टिंक्ट अवयव है, M अलग अलग अवयव हैं और इन अवयवों की संख्या उतनी ही है जितने H में अवयव है. H का ऑर्डर M है तो HA का ऑर्डर भी कितना है? M. तो चूँकि कोई भी दो कोसेट्स किसी समूह उपसमूह के समूह में सह समुच्चय हम बनाते हैं, तो एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट. तो कोई भी दो दक्षिण सह समुच्चय या तो असंयुक्त होते हैं या बराबर होते हैं. तो चूँकि सिंस ग्रुप G इज फाइनाइट, G फाइनाइट ग्रुप है, इसलिए उसके जितने भी राइट कोसेट्स बनेंगे वो भी संख्या में इक्वल होंगे से K. मान लीजिए इसके अलग अलग जो दक्षिण सह समुच्चय बन रहे हैं उनकी संख्या K है. सो thus if HA1, HA2 and so on HAK are the
के डिस्टिंक्ट right cosets of H in G, then by coset decomposition सहज समुच्चय वियोजन से, जो कि हमने एक तरह प्रूफ भी किए पहले, H A1 G इक्वल H A1 यूनियन H A2 यूनियन H A3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन H AK. This implies order of G equal order of HA1 यूनियन. ऑर्डर से मतलब क्या होता है? इनमें उपस्थित अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ G मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G. तो चूंकि दोनों सेट इक्वल हैं, ग्रुप G इक्वल है कोसेट डेकम्पोजिशन के, इसलिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनमें इक्वल होंगे. सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ. चूँकि सभी ये डिस्टिंक्ट है राइट कोसेट्स, इसलिए इनमें अलग अलग जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को हम जोड़ देंगे. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ HAK. चूंकि ऑर्डर ऑफ H है M के इक्वल, और यही इसके प्रत्येक राइट कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं M, और नंबर ऑफ कोसेट्स जो हैं यहाँ पर K हैं, तो टोटल एलिमेंट्स होंगे K इंटू M. सो दिस इम्प्लाइज K equal order of G by M, and M is order of H. तो चूँकि M को ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करने से हमें K मिल रहा है, और K क्या है? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं, मतलब K है पूर्णांक. तो ऑर्डर ऑफ G को ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड करने पर आपको एक पूर्णांक मिल रहा है. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ H इज ए डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G. यही है वेल नोन लैग्रेंज थ्योरम. ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि पूरी थ्योरी आपकी बेस्ड है, इसका प्रूफ बेस्ड है. कि फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार हम रिपीट करते हैं कि इफ़ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन द ऑर्डर ऑफ H इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ G. तो हमने एक G फाइनाइट ग्रुप मान लिया जो आपको स्टेटमेंट में दिया है, उसका ऑर्डर N ले लिया, H का ऑर्डर M ले लिया. हमें दिखाना है कि ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G. तो हमने H सब ग्रुप मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें चूँकि ऑर्डर M माना हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने M ले लिए. ए G का मेंबर है, तो राइट कोसेट्स के डेफिनेशन से हमने राइट कोसेट बनाया. हम यहाँ क्लेम करते हैं कि HA में नंबर ऑफ एलिमेंट्स M होंगे. ये मतलब सभी एलिमेंट्स H1A H2A ये सभी डिफरेंट हैं. सो यदि इक्वल हैं, I इज़ नॉट इक्वल टू J के लिए HA इक्वल H है, तो हमें क्या मिल रहा है? HA इक्वल HG, जो कि विरोधाभास है कि H के जो एलिमेंट्स हैं H1 H2 H3 HM वो सभी अलग अलग हैं. अदरवाइज H का ऑर्डर M से कोई भी दो इक्वल होंगे, तो H का ऑर्डर M से कम हो जाएगा, इसलिए HI इज़ नॉट इक्वल्स टू HJ. अतः जो हम देखते हैं कि राइट कोसेट्स में M डिफरेंट मेंबर्स हैं. तो कोसेट डेकम्पोजिशन से हम देखेंगे कि यदि K कोसेट्स मिलके G के बराबर हो जाते हैं, उनका यूनियन G के बराबर हो जाता है. चूँकि कोई भी दो राइट कोसेट्स या तो बराबर होते हैं या डिसजॉइंट, तो निश्चित हम अलग अलग राइट कोसेट्स लेंगे, बराबर वाले नहीं लेंगे, डिसजॉइंट वाले लेंगे. तो कोसेट डेकम्पोजिशन से आपने लिखा G इक्वल इनका यूनियन. जब ये दोनों सेट बराबर हैं तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने दोनों पक्षों में दोनों साइड्स हमने ऑर्डर ले लिया. और इनके यूनियन का ऑर्डर मतलब इनके अलग अलग जो कोसेट्स हैं उनका ऑर्डर, और नंबर ऑफ कोसेट्स चूँकि K हैं,
और प्रत्येक में m अवयव हैं, इसलिए यहाँ टोटल एलिमेंट होंगे k इंटू m. सो k इक्वल ऑर्डर ऑफ g बाई n. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ h इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g. ये है वेल नोन लैग्रेंज थ्योरम. इसमें देखें आप कि डिवाइड करने से जैसे हमें k मिल रहा है, इसी से हम डिफाइन करते हैं इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप. इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप एंड वी डिनोट इट बाई आई जी एच. तो चूंकि फाइनाइट ग्रुप को उसके सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड, फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को, कोटि को उसके सब ग्रुप का ऑर्डर डिफाइन करता है, तो ये हमारी डेफिनेशन भी हो जाती है इंडेक्स की कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट आर राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड डिनोटेड बाई आई जी ब्रैकेट में एच. और यही किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच. तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों कि किसी सब ग्रुप के किसी ग्रुप में जितने भी अलग अलग राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स बनेंगे उसे हम इंडेक्स ऑफ एच इन जी कहते हैं. और यहाँ फाइनाइट केसेस में यदि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है तो उसे हम डिनोट करेंगे आई जी एच इक्वल ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच. ओके, इसके कोलरी भी हमें देखना है. सो लेट कोलरी वन इज, इसका ऊपर में कोलरी वन ऊपर में order of any element of a finite group is a divisor of the order of the group. Order of any element of a finite group of a finite group is a divisor of the order of the group. अभी हमने देखा था कि परिमित समूह की उपसमूह की कोटि समूह की कोटि को विभाजित करती है लैग्रेंज थ्योरम से. तो अब यहाँ बात हो रही है एलिमेंट की भी बात हो रही है कि यदि कोई ए एलिमेंट है फाइनाइट ग्रुप जी का, तो ऑर्डर ऑफ ए विल डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. तो इसका प्रूफ देखें आप कि वी लेट जी इज ए फाइनाइट ग्रुप. जी आपका परिमित समूह है. ऑर्डर ऑफ जी अब भी हम यहाँ मान लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल एन एंड ए बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी. एलिमेंट ऑफ जी. हाँ, इसके लिखने की जरूरत नहीं हालांकि कि ए बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी. तो ये स्वैच्छिक अवयव है. चूँकि ये स्वैच्छिक अवयव है और ए का एलिमेंट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट एक्सीड एन. एन से बड़ा नहीं हो सकता है. आता है ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? एन से छोटा होगा. सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एम. हमने एम मान लिया जहाँ निश्चित है. एम जो है विल बी हियर, एम will be less or equal n, that is order of g. अब ऑर्डर की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, सिंस ऑर्डर ऑफ a equal m, this implies by definition of order there exists a we may say कि this implies m is the least positive integer for which m ऐसा सबसे छोटा धन पूर्णांक होगा जिसके लिए a is to m equal e.
इससे छोटे धन m से छोटे धन पूर्णांक के लिए a की पावर देने पर ये आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। सो लेट h हमने कोई सेट बनाया है a की सभी इंटीग्रल पावर्स का, a raised to -3, a raised to -2, a raised to -1, a raised to 0, that is identity, a raised to 1, a raised to 2, a raised to 3, and so on, with a set of all integral powers of a, and it is a subset of g. Obviously a g का मेंबर है, so by closure property ए स्क्वायर भी जी का मेंबर है, ए क्यूब ए है, एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव पावर्स इसके मेंबर्स हैं। क्लियरली एच इज ए सबसेट ऑफ जी। चूँकि जी एच जी का सब ग्रुप है, सो हम यहाँ भी क्लेम करेंगे कि वी क्लेम दैट एच हैव ओनली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड दीज आर a square, a cube, and so on, a raised to m, which is same as e, r raised to 0, r m distinct element of G, and हम ये भी दिखाएंगे कि H इक्वल ए, ये सभी m अलग अलग अवयव हैं, और हम ये भी दिखाएंगे कि H इक्वल होगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, एंड सो ऑन, a raised to m इक्वल e। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाना होगा कि जो a raised to 1, a raised to 2, a raised to m ये सभी अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। सो यदि लेट 1 is less equal r is less than r equal m, and 1 less equal s is less equal m, and r is greater than n s, then यदि r और s लेस इक्वल m के लिए, जहाँ की r s से बड़ा है, कोई भी दो एलिमेंट्स बराबर हैं, a raised to r इक्वल a raised to s, so this implies a raised to r into a raised to s, a raised to s, सॉरी यहाँ राइट में हमने s raised to s लिख दिया है, तो इसको हम a raised to s कर देते हैं। सो ओके, ये हुआ a raised to s, सो a raised to s माइनस s से कंपोजिशन लिया दोनों साइड्स, तो ये आपको मिला, दिस इम्प्लाइज a raised to r माइनस s इक्वल a raised to s माइनस s, a raised to 0, दिस इज e, that is a raised to r minus s equal e, and r minus s is less than m, which is impossible, which contradicts the fact which is impossible। क्यों नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है? which is impossible as order of a equal m, and m is the least positive integer for which a raised to m equal e, तो m से छोटी पावर देने पर e आपको मिल ही नहीं सकता। तो जो हमने माना था, माना क्या था, a raised to r इक्वल a raised to s, ये हमने गलत माना था। therefore a raised to r is not equals to a raised to s। अब देखिए, हमने तो h में ये भी माना हुआ था कि इसके सभी इंटीग्रल पावर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल पावर m से अधिक भी इसमें है, तो ये h इसके इक्वल कैसे होगा? तो उस केस में हम मान लेते हैं कि लेट a raised to t be any member of h, let a raised to t belongs to h be arbitrary। मान लीजिए शिक्षक है, वेयर क्लियर है यहाँ से कि t इंटीजर होगा, सो वेयर t belongs to I, then by division algorithm
विभाजन कलन से देखिए ए टी हमने कोई मेंबर माना एच का, ये स्वैच्छिक अवयव है, टी कोई इंटीजर है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम भाग देने की कला, इसको लिखने के पहले हम विभाजन कलन को लिखने के पहले आपको फिर से समझाते हैं कि हमने टी को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, एम से डिवाइड करना है, तो एम से डिवाइड करने पर ये मान लीजिए क्यू टाइम्स इसमें डिवाइड हो जाता है, तो हम माइनस कितना करेंगे एम क्यू टी में से, तो ये हुआ टी माइनस एम क्यू, रिमाइंडर क्या मिलेगा, मान लीजिए आर है। तो यही विभाजन कलन है जो आप बचपन से सीखते हुए आए हैं, साधारण भाग देना। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q and R such that, इसका ब्लॉक में कर दें क्योंकि आपको हमने समझाने के लिए लिखा था ये, ओके, such that T इक्वल एम क्यू प्लस आर, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। रिमाइंडर क्या होगा, जिससे आप भागते हुए रिमाइंडर उससे छोटा होगा, एम से डिवाइड कर रहे हैं, सो आर लेस इक्वल एम, और शेषफल यदि पूरा भाग चला जाता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर होगा 0। सो दिस इम्प्लाइज ए इज टू टी इक्वल ए इज टू एम क्यू प्लस आर, दिस इज ए इज टू एम क्यू इंटू ए इज टू आर, एंड दिस इज ए इज टू एम होल इज टू क्यू इंटू ए इज टू आर, दिस इज ई इज टू क्यू। इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, दिस इज ए इज इक्वल ए इज टू एम, चूँकि एक ऑर्डर एम है इसलिए ए इज टू एम इक्वल ई, सो दिस इज ई इज टू क्यू इंटू ए इज टू आर, सो दिस इज ई इज टू आर, एंड दिस इज फाइनली ए इज टू आर। सो बट 0 less equal r is less than m here, सॉरी यहाँ हम वर्ड का शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। सो हियर 0 इज लेस इक्वल r इज लेस इक्वल m, इसका मतलब ये हुआ therefore a to t is one of the members from a square aq and so on a raised to m, that is h। तो कहने मतलब ये है कि t कोई भी इंटीजर क्यों नहीं हो, यहाँ हमने देखा था t इज एन इंटीजर, t बिलोंग्स टू i, तो t कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, a raised to t मेंबर किसका है, h का मेंबर है, इसलिए a raised to t इनमें से कोई मेंबर है, और यही सेट किसके इक्वल है, h के इक्वल है, जिसमें एग्जैक्टली m एलिमेंट्स हैं। thus h will have only m distinct members, so that order of h, thus order of h equal m, which is order of a, hence by Lagrange's theorem, by Lagrange's theorem अभी हम लोग देखा था जिसकी कॉलेज देख रहे हैं, बाय Lagrange's theorem order of h divides order of g and order of h equal order of a, thus order of a divides order of h। This completes the proof of the corollary। चूँकि Lagrange's theorem हमने देखा है कि h की कोटि उपसमूह की कोटि समूह की कोटि को विभाजित करती है, अतः चूँकि यह अवयव की कोटि के बराबर है, अतः ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेरी पर आते हैं। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, इफ जी इज ए finite group and A belongs to G, A is any अवयव of G, then A is to order of G equal E। प्रूफ। अभी अब कॉरोलरी से हमने क्या देखा, ऊपर वाली कॉरोलरी से कि
order of A divides order of G. Since order of A divides order of G, so let it divides order of G by k times. मान लीजिए इसमें and let order of G by order of A equal small k. So therefore order of G is k into order of A. Okay, so for the k is some integer, hence A is to order of Z equal A is to k into order of A. We may write order of A into k equal A is to order of A whole is to k. अब देखिए कि जैसे हमने डेफिनेशन देखा है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m, then m is the least positive integer for which a raised to m equal e. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a raised to m क्या है? दिस इज ऑर्डर ऑफ a, तो a raised to ऑर्डर क्या होगा? इट इज ऑलवेज e, so this equals to e. So it completes the proof of the corollary. Thus if G is a group of order n and A is an element of G, तब A raised to n equal भी कितना होगा? E होगा. मान लीजिए G का ऑर्डर n है तो A raised to n कितना होगा? E होगा. एक corollary जो आप लोगों को करना है, ये होमवर्क है आपके लिए, कि every group of prime order is cyclic. Every group of prime order is cyclic. अब देखिए प्राइम ऑर्डर, प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई प्लस माइनस वन एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. जैसे पी प्राइम नंबर है तो पी में प्लस माइनस एक का भाग जाएगा, प्लस माइनस वन का, और प्लस माइनस पी का भाग जाएगा. तो आप कोई इसका एक सब ग्रुप मान लेंगे, एलिमेंट मान लेंगे ए कि ग्रुप का ए आपका जनरेटर है, और ग्रुप का ऑर्डर मान लेंगे, और आप इसको अब कोलेज विद द हेल्प ऑफ लेibniz थ्योरम से आप इसे प्रूफ करेंगे. नेक्स्ट इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कोलरी है फॉर्मेट्स थ्योरम. ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण ऊपर में है. इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले हम थ्योरम का. इफ P is any prime number and A is any इंटीजर, यदि P कोई अभाज्य संख्या है और A कोई पूर्णांक है, P से छोटा भी हो सकता है, P से बड़ा भी हो सकता है, देन A raised to P is congruent to A mod P. अभी पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडलो M जैसे पढ़ा था, M की जगह यहाँ P है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इसलिए हम पहले इसको पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं. सो अब मान लीजिए कि G जो है इसका एग्जांपल भी हम देंगे. लेट G बी द सेट ऑफ all non-zero, G with the set of all non-zero, sorry राइटिंग गड़बड़ थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं. G with the set of all non-zero residual classes modulo P. अब आप देखिए कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो अवशेष बनता है, जीरो अवशेष है, तो एक एग्जांपल लेके हमने किया था
मॉडलो 3 के लिए कि शून्य अवशेष बनता है, तो उसके लिए हमने एक मॉडलो क्लास डिफाइन की। 1 के लिए, 2 के लिए रिमाइंडर तो 2 से अधिक नहीं होगा जब हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा लिया था लास्ट लेक्चर में। तो यदि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम g को मैं वही रेसिड्यू क्लासेस लेंगे यदि p से हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे। तो चूँकि हम नॉन जीरो ले रहे हैं तो जीरो तो होगा नहीं यहाँ, तो ये स्टार्ट होगा रेसिड्यू क्लास 1 से, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3 एंड फाइनली रेसिड्यू क्लास p-1। यहाँ पर आपका p नहीं होगा क्योंकि p को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा रिमाइंडर। इसलिए जो रेसिड्यू है, अवशेष है, हम अवशेष 1 से काउंट करना चालू करेंगे अप टू p-1। तो यहाँ से आप देखेंगे क्लियरली g हैव p-1 एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ g इज p-1 और ये ग्रुप होगा एंड g इज द ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। हियर रेसिड्यू क्लास 1 विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे आप यहाँ देखें कि 3 प्राइम नंबर है, देखिए यहाँ से अब हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 प्राइम नंबर है। हम मॉड 3 के लिए रेसिड्यू क्लास बनाएं तो 3 से हम किसी भी पूर्णांक को भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, चाहे हम 4 को दें या 7 को दें या 11 को दें, 10 को दें, सभी से अवशेष क्या मिलेगा, 1। तो हाँ, रेसिड्यू क्लास 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। 0 को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 0 को हमने पहले एक्सक्लूड करके चले हैं। तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 3, तो ये 1 मिलेगा आपको, 2 1 जा 2, इक्विवेलेंस क्लास 2, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंस क्लास 4। इक्विवेलेंस क्लास 4 जो है, चूँकि 4 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, देखिए 4/3 डिवाइड किया, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास 1 के इक्वल। तो यहाँ 4 की जगह हम लिखते हैं 4 की जगह 1। तो यहाँ आप देखेंगे 1 जो है आइडेंटिटी है, 2 का इन्वर्स कितना है, मल्टीप्लिकेटिव 2 है, ओके, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास 1 मिल रहा है। ये इसके मेंबर्स जो हैं इसी जो छोटा सेट आपने बनाया है इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2 के लिए, ओके, इसी से मेंबर्स हैं, इंटीजर्स इसमें है, इसलिए एसोसिएटिव रूल को फॉलो करते हैं। तो जो आपकी थ्योरम है, जो आपने इसके ग्रुप लिया है जी p प्राइम नंबर के साथ लिया है, तो हमने प्राइम नंबर 3 लिया है, तो उससे कम कितना हुआ, 2 मेंबर्स हुए, 1 इक्विवेलेंस क्लास 1 और 2, तो ये ग्रुप बनाते हैं। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि g का ऑर्डर जो p-1 है, क्लियरली इट इज़ ए ग्रुप, है ना, g इज़ ए ग्रुप। इसके सपोर्ट में मैंने अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में आपको एग्जांपल दिया, प्राइम नंबर मॉडलो p की जगह हमने 3 लिया, 3 भी प्राइम नंबर है, सो g इज ए ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो यहाँ आप ये भी कह सकते हैं दिस इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन किसका, रेसिड्यू क्लासेस का। सो नाउ लेट ए बी एनी इंटीजर, then following 2 cases are possible, following 2 cases are possible। तो 2 संभावना है, या तो p a को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो केस 1, p प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, जैसे 3 प्राइम नंबर है, ये 15 को डिवाइड करता है, 9 को डिवाइड करता है, 6 को करता है, एक्सेट्रा। सो ए केस 1, p is a divisor of a, then p divides a
implies P divides सॉरी अंडू करते हैं इसके लिए कि P डिवाइड्स A माइनस ज़ीरो। ओके, और जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था पहले, उससे क्लियर होगा कि दिस इम्प्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो mod P, so implies equivalence class A is congruent to equivalence class 0. This implies equivalence class A is not a member of G. Okay, but P divides A implies P divides एवरी इंटीग्रल पावर ऑफ ए। जैसे आपका 2 का भाग 6 में चला जाता है तो 6 स्क्वायर में भी जाएगा, 2 डिवाइड 6, इफ 2 डिवाइड 6 देन 2 डिवाइड 6 स्क्वायर, 6 क्यू एटसेट्रा। आल्सो P डिवाइड्स A इम्प्लाइज उनके डिफरेंस को भी P डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स A इज टू P। इसको वर्टिकल लाइन बहुत अच्छे से नहीं आई, इसको हम वर्टिकल कर लेते हैं कि देखेंगे P divides A is to P minus A. So this implies A is to P is congruent to A mod P. तो आपने देखा if P divides A तो A is to P is congruent to A mod P. Case 2, if P is not a divisor of A, देन अभी हमने लास्ट कॉलरी देखी थी कि जिसे A को डिवाइड नहीं करता है इसलिए इक्विवेलेंस क्लास A 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। एंड सो इक्विवेलेंस क्लास A बिलोंग्स टू ग्रुप G। मॉडुलर सिस्टम से हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन भी बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर 9 में प्रूफ किया था। सो A चूँकि P A को डिवाइड नहीं करता है इसलिए इक्विवेलेंस क्लास A 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू G, क्योंकि A में G में मेंबर्स क्या हैं, इक्विवेलेंस क्लास 1 से लेके इक्विवेलेंस क्लास P माइनस 1 तक। सो दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंस क्लास A रेज़ टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। ये आपका लास्ट कोऑलरी थी। यहाँ से आप देखेंगे कि E इज टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल E। तो हमारे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P माइनस 1 है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए रेसिड्यू क्लास 1 है। तो इसका उपयोग हमने किया कोऑलरी का। सो A इज टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल 1। सो दिस इम्प्लाइज इक्विवेलेंस क्लास A raised to P minus 1 equal 1, or equivalence class A raised to P minus 1 equal 1. So this implies दोनों equivalence class बराबर हैं। So that is A raised to P minus 1 is congruent to 1 modulo P। P से हम यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। So या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स A is to P माइनस 1 और बेस में 1। जब P को डिवाइड करता है तो यदि हम A से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी इसको डिवाइड करेगा। सो P डिवाइड्स A is to P माइनस P। सो सॉरी हमने इसको A से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हम इसको करेक्ट करते हैं। दिस implies P divides A into A is to P minus 1 minus 1. So this implies P divides A is to P minus A, which implies A is to P is congruent to A modulo P। तो हमने दोनों केसेस देखे, if P divides A तब भी A is to P is congruent to A mod P, और P divides does not divides A तब भी
ए रेज़ टू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी, यही आपकी यूलर्स थ्योरम है। इसके अलावा एक और हम यहाँ इनके बाद नोट देते हैं कि कन्वर्स ऑफ Leibniz theorem is not true। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे थ्योरम क्या है कि थ्योरम क्या है आपकी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये तो आपका थ्योरम है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इस केस में यहाँ थोड़ा वर्टिकल लाइन हम इसको ठीक कर लेते हैं कि यदि किसी सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम फिट होती है। लेकिन यदि मान लीजिए एच हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है, से 1 - 1 i - i, हमने एस इसका सबसेट लिया, एस सबसेट ऑफ जी है। हियर एस इक्वल हमने लिया मान लीजिए 1 and i। देखिए ऑर्डर ऑफ एस क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, 4 है, एंड 2 डिवाइड्स 4, thus ऑर्डर ऑफ एस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट एस is not a सबग्रुप ऑफ जी। क्यों नहीं सबग्रुप, आप मल्टीप्लिकेशन टेबल से देख सकते हैं कि मान लीजिए 1 है, आई हमने मेंबर्स लिए 2, ये इनको मल्टीप्लाई किया 1 × 1 1 1 × i इज i, दिस इज i एंड दिस इज -1। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि एलिमेंट हमें क्या मिला, i × i से क्या मिला, -1। सो बट एस इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो लेibniz थ्योरम का कन्वर्स सही जरूरी नहीं कि सही हो। तो इन जनरल कन्वर्स ऑफ लेibniz थ्योरम इज नॉट ट्रू। ओके, सो hence converse of Leibniz theorem need not be true. Okay, thank you.